हेलो स्टूडेंट्स, मैं धनंजय पांडे सुभागी देव इंटरमीडिएट कॉलेज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग कक्षा 9 और 11 बायोलॉजी विषय में इम्पोर्टेंट चैप्टर सेल पढ़ेंगे। सेल जिसे द यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। इसके कई वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया है कि सेल आखिर है क्या, इसका सेल आखिर है क्या, क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका कितने प्रकार का होता है सेल, ये भी पढ़ लिया हम लोगों ने। संरचना कैसी होती है सेल की, ये भी पढ़ लिया हम लोगों ने। अब जो सेल की संरचना के संदर्भ में जो जिन जिन चीजों से सेल मिलकर के बना है उसका अध्ययन हम लोग किया जा रहा है, यानी जिसे कहते हैं कोशिकांगक सेल ऑर्गेनल्स। तो बाहर से जब देखा जाएगा तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, आपको पिछले वीडियो में पढ़ा था सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति आपको बताया गया था कि प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। उसका रीजन भी आपको बताया गया था। और इस वीडियो में हम लोग सेल वॉल नहीं बल्कि सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, कोशिका झिल्ली। तो अंतर समझ लीजिए, कोशिका भित्ति पौधों में पाया जा रहा है और कोशिका झिल्ली एनिमल में पाया जा रहा है। अगर पौधा है, अगर क्या है प्लांट सेल है, तो उस प्लांट सेल की जो बाहर वाली लेयर होगी, वो बाहर वाली लेयर प्लांट सेल की क्या होगी, सेल वॉल होगी। वो क्या होगी, सेल वॉल होगी। और इस सेल वॉल के नीचे जो है, इस सेल वॉल के नीचे पतली सी जो झिल्ली होगी वो आपकी सेल मेम्ब्रेन होगी। सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के नीचे। अगर सेल प्लांट सेल है तो, लेकिन अगर प्लांट सेल न हो करके एनिमल सेल है तो एनिमल सेल में ये सेल वॉल पाई ही नहीं जाएगी, ये सेल वॉल नहीं होगा, बल्कि बाहर वाली जो झिल्ली होगी वो क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी। तो इसी सेल मेम्ब्रेन के विषय में पाया हमको पढ़ना है। तो सेल मेम्ब्रेन कहाँ पाया जाता है, एनिमल सेल में, यानी कि जंतु कोशिका में सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, जिसे हिंदी में कहते हैं कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह एक चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होता है। चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होता है। चयनात्मक पारगम्य का मतलब क्या होता है, चयन करके आना जाना। यानी कि ये कोशिका, ये जो कोशिका है, इस कोशिका की अगर बाहरी लेयर आपकी ये सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपका साइटोप्लाज्म भरा है, प्रोटोप्लाज्म भरा है। इसी प्रोटोप्लाज्म में सारे कोशिकांगक स्थित है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, साइटोसोम, स्पिरोसोम, पैराक्सीसोम, सब क्या है इसके अंदर भरे हुए हैं। न्यूक्लियस है, इसमें आपका जेनेटिक मटेरियल सब कुछ इसी के अंदर है। तो ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर है। तो जाहिर सी बात है, जो कोशिकांगक है उन कोशिकांगकों को भी न्यूट्रिशन प्राप्त करने के लिए क्या है कि उनको जो न्यूट्रिएंट्स हैं उन न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होगी बाहर से। तो ये जो क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन का काम होता है, इस सेल मेम्ब्रेन चयन करके कुछ चीजों को अंदर जाने की अनुमति देता है और अंदर से बाहर आने की अनुमति देता है। इसी को कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मेम्ब्रेन, यानी कि अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो ये कोशिका झिल्ली कैसी झिल्ली है, एक अर्ध पारगम्य झिल्ली है। कैसी झिल्ली है, अर्ध पारगम्य। अब अर्ध पारगम्य का मतलब ये मत समझिएगा कि आधा पार मतलब आर पार, गम्य मतलब जाना। तो आधा जाना मतलब आधा में जाएगा आधा में नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। अर्ध पारगम्य का मतलब कि कुछ चीजों के लिए यह पारगम्य है, कुछ चीजों के लिए यह पारगम्य नहीं है। सेलेक्टिव होता है। सेलेक्टिव रिएब्जॉर्प्शन का मतलब कि चयन करके, अर्ध पारगम्य झिल्ली है तो इसमें क्या होता है, चयनात्मक पुनरावशोषण होता है। क्या होता है, अर्ध पारगम्य झिल्ली है और इसमें होता क्या है, आपका इसको मिटा देते हैं, इसमें होता क्या है, चयनात्मक पुनरावशोषण। चयनात्मक
पुनरावशोषण, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। तो इसमें क्या होता है कि ये कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका की बाहरी वाली लेयर है और इसे है कैसी अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब कि कुछ चीजों के लिए पारगम्य है और कुछ चीजों के लिए पारगम्य नहीं है। तो इसमें होता क्या है, चयनात्मक पुनरावशोषण होता है। चयनात्मक पुनरावशोषण का मतलब कि चयन करके जिन चीजों की अनुमति देगा झिल्ली उन चीजों को अंदर जाने देगा, अनुमति नहीं देगा तो जाने नहीं देगा। इसे क्या कहते हैं, चयनात्मक पुनरावशोषण कहते हैं। अब इस झिल्ली की संरचना के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो इस झिल्ली की, इसको मिटा देते हैं, नोट करते जाइएगा आप लोग एक एक पॉइंट। अब इस झिल्ली की संरचना के संदर्भ में बात करते हैं तो सर्वप्रथम इसको क्रेमर और नागेली ने इसे क्या कहा, सेल मेम्ब्रेन कहा। चूंकि ये बड़ी पतली झिल्ली है, इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे प्याज है आपका, तो प्याज का ऊपर वाला लेयर जो मोटा होता है और उस प्याज को जब छील देंगे तो छीलने के बाद आपको बहुत पतली सी एक लेयर दिखाई देती, पतला सा एक लसलसा लेयर होता है। चाकू से काटिए तो छलक भी जाता है, हाथ से पकड़िए तो छलक जाता है प्याज। तो उसको आप समझ सकते हैं कि एज उसी तरीके की एक मेम्ब्रेन है। तो वो मेम्ब्रेन जो थी, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जब खोज हुई तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के खोज होने के बाद इस मेम्ब्रेन को देखा जा सका और इसके केमिकल कंपोजिशन को समझने की कोशिश की गई कि यह मेम्ब्रेन कैसे आखिर बना है, इसकी संरचना कैसे बनी है। तो चूंकि ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक है, यानी कि नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, साधारण माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता, तो इस मेम्ब्रेन को जब वैज्ञानिकों ने देखा तो भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों ने अपनी भिन्न भिन्न मत दिया। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने बहुत सारे मत दिए। तो उसको जो सर्वप्रथम क्या है, क्रेमर और नागेली ने इसे क्या कहा, सेल मेम्ब्रेन नाम दिया। क्रेमर और नागेली ने क्या कहा, सेल मेम्ब्रेन कहा। और वहीं पर पावलोव ने इसे क्या कहा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नाम इसका हिंदी में लिखेंगे तो कहीं पावलाव मिलेगा, कहीं पावलो मिलेगा, ठीक है, कहीं पावलाव मिलेगा, कहीं पावलो मिलेगा। तो नाम में कंफ्यूज मत होइएगा। POVLOW, ठीक है, स्पेलिंग है इसकी। तो ये पावलोव है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसने कहा, पावलोव ने कहा। सेल मेम्ब्रेन किसने कहा, क्रेमर और नागेली ने कहा। ये तो कह दिए। अब जब इसकी संरचना की बात हुई तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने के बाद बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने भिन्न भिन्न मत दिए और बहुत सारी संरचनाएं इसकी प्रचलित हैं। लेकिन आपके सिलेबस में और आपको जो पढ़ना है वो मुख्य रूप से दो संरचनाएं पढ़नी है। दो संरचनाएं कौन है, तो कोशिका झिल्ली की संरचना जो है, तो कोशिका झिल्ली की जो संरचना थी इसका दो मॉडल प्रस्तुत किया गया। पहला कौन सा मॉडल था, तो पहला कौन सा मॉडल था, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ठीक है। पहला मॉडल का नाम था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और दूसरा में मॉडल था आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया किसने था, रॉबर्टसन ने। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया था, रॉबर्टसन ने। रॉबर्टसन से पहले डेनियल एवं डॉब्सन, क्या नाम था उनका, डेनियल एवं डॉब्सन, कहीं डॉब्सन लिखा रहता है। तो रॉबर्टसन से पहले डेनियल एवं डॉब्सन ने क्या किया था, लीनियर मॉडल, रेखित मॉडल, जो कह लीजिए आप लीनियर का मतलब क्या होता है, रेखित है। तो रेखित संरचना कह लीजिए, लीनियर मॉडल कह लीजिए, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कह लीजिए। तो सबसे पहले उसको डेनियल एवं डॉब्सन ने दिया था, लेकिन यह उसको सही ढंग से समझाने में क्या रहे, असफल रहे। इसलिए क्या हुआ कि डेनियल एवं डॉब्सन के मॉडल को ही थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके, वैज्ञानिकों की आदत होती है दूसरे के ही एक्सपेरिमेंट को नकल करके थोड़ा बढ़ा चढ़ा के अपना मत प्रस्तुत करते हैं। तो डेनियल एंड डॉब्सन ने क्या, डेनियल डॉब्सन के द्वारा दिए गए मॉडल को रॉबर्टसन ने क्या किया, अपने तरीके से प्रस्तुत किया। तो रॉबर्टसन ने क्या, कौन सा मॉडल दिया, उसका नाम क्या दिया, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल नाम दे दिया, ठीक। अब दूसरा मॉडल इसका है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसे सिंगर और निकोलसन ने दिया है।
फ्लूइड मोजैक मॉडल, फ्लूइड मतलब तरल, मोजैक मतलब वही होता है जो दाना, मोजैक दाना फर्श पे जो लगता है, बिखरे हुए रहते हैं, एक एक दाना यहाँ, एक दाना वहाँ, एक दाना वहाँ, और फर्श पूरा कलर लगता है, चित्तेदार लगता है, चित्तीदार लगता है, मोजैक की भांति बिखरा हुआ। तो फ्लूइड मोजैक मॉडल ये किसने दिया? सिंगर और निकोलसन ने दिया। और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल रॉबर्टसन ने दिया। अब इन दोनों मॉडलों को हम लोग समझ लेते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, इन दोनों मॉडलों को हम लोग समझ लेते हैं। तो पहला जो मॉडल है आपका, पहला जो मॉडल है वह क्या है? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। पहला मॉडल है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इस मॉडल को दिया किसने है? इस मॉडल को दिया किसने है? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को रॉबर्टसन ने दिया है। और रॉबर्टसन ने क्या कहा कि जो कोशिका झिल्ली है, जो सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन की मोटाई जो होती है वह मोटाई कुल कितनी होती है? इस सेल मेम्ब्रेन की मोटाई कुल 75 एंगस्ट्राम होती है। कुल कितनी होती है? 75 एंगस्ट्राम होती है। और यह बना किससे है? यह बना होता है फास्फो लिपिड, फास्फोलिपिड प्लस प्रोटीन, फास्फोलिपिड प्लस प्रोटीन से मिल करके बना होता है। यानी कि लिपिड प्लस प्रोटीन से मिल करके बना होता है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या? कलेक्टिवली लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? लाइपो प्रोटीन। लाइपो प्रोटीन, लाइपो माने लिपिड और प्रोटीन मतलब प्रोटीन। तो आप कह सकते हैं कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के मुताबिक, रॉबर्टसन के मुताबिक, इस सेल मेम्ब्रेन की मोटाई जो होती है वो 75 एंगस्ट्राम होती है। और केमिकली ये किससे बना होता है? फास्फोलिपिड प्लस प्रोटीन। लिपिड और प्रोटीन को मिलाकर कहते हैं लाइपोप्रोटीन। तो ये फास्फोलाइपो प्रोटीन का, ये दोनों तरह से कह सकते हैं कि केमिकली यह फास्फोलिपिड प्लस प्रोटीन से मिलकर के बना होता है, या डायरेक्ट बोल सकते हैं कि लाइपोप्रोटीन से मिलकर के बना होता है। अब कैसे संरचना इसकी होती है? संरचना देख लीजिए। तो संरचना में क्या है कि जो लिपिड होता है, इस लिपिड की बाई लेयर पाई जाती है, यानी कि 2 लेयर में, लिपिड 2 लेयर में होता है। तो लिपिड ये आपका क्या होता है? 2 लेयर में रहता है। ये लिपिड ऐसे ये लिपिड की बाई लेयर पाई जाती है, जिसमें क्या है? 2 इंड, ये पुच्छ वाले इंड होते हैं, ये जो सिरा होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है, और ये क्या होता है? हाइड्रोफिलिक इंड होता है। तो ये हाइड्रोफिलिक इंड है, ये अंदर की तरफ होता है, हमेशा अंदर की तरफ। हाइड्रोफोबिक इंड कहाँ होता है? बाहर की तरफ होता है। तो ये जो सिरा है, ये जो दोनों लेयर है, ये दोनों लेयर क्या है आपका? ये लिपिड का लेयर है। किसका लेयर है? लिपिड का लेयर है। ये लिपिड का लेयर है। और लिपिड कितने स्तर है? द्विस्तर, द्विस्तर में है। लिपिड कितने स्तर में है? द्विस्तर। तो हिंदी में लिख सकते हैं इसे द्विस्तर का लिपिड, या अंग्रेजी में इसीलिए कहते हैं, अंग्रेजी सही रहता है ना हिंदी से, बाई लेयर ऑफ लिपिड, बाई लेयर ऑफ लिपिड। ये आपका बाई लेयर है लिपिड का। अब इसके दोनों तरफ क्या होता है कि प्रोटीन का स्तर होता है। इसके दोनों तरफ ऊपर और नीचे
ऊपर और नीचे ये दोनों देख लीजिए। तो ये जो बाइलेयर लिपिड है ये टोटल होता है 35 एंगस्ट्रॉम का। ये है आपका 35 एंगस्ट्रॉम का। और ये दोनों तरफ ऊपर और नीचे ये क्या है आपका प्रोटीन है। ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ ये भी प्रोटीन है। और ये क्या है, ये भी प्रोटीन है। अब ये प्रोटीन जो होता है ये कितने कितने एंगस्ट्रॉम का होता है, 20 एंगस्ट्रॉम का। और ये भी कितना है, 20 एंगस्ट्रॉम का। तो ये 20 एंगस्ट्रॉम का ये प्रोटीन, 20 एंगस्ट्रॉम का ऊपर, 20 40 और 35 कितना हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका 35 एंगस्ट्रॉम। 35 एंगस्ट्रॉम का क्या है, बाइलेयर ऑफ लिपिड, बाइलेयर ऑफ लिपिड। तो ये टोटल मिलाकर के कितना हो जाता है 75 एंगस्ट्रॉम। तो वही देख लीजिए, उधर लिख लीजिए इसको, या फिर इधर समझने के लिए आपको लिख दिए हैं डायरेक्ट। तो ऊपर आपका प्रोटीन का लेयर होता है, नीचे भी प्रोटीन का लेयर होता है 20 एंगस्ट्रॉम का। बीच में क्या होता है, लिपिड का द्वि स्तर होता है 35 एंगस्ट्रॉम का द्वि स्तर होता है। ये लिपिड का जो स्तर होता है इसमें हाइड्रोफोबिक इंड बाहर की तरफ, हाइड्रोफोलिक इंड जो होता है वो कहाँ होता है, अंदर की तरफ होता है। तो ये क्या है कि पूंछ वाला भाग है अंदर की तरफ, और ये गोल वाला भाग, शीर्ष वाला भाग ऊपर की तरफ रहता है। ये लिपिड का लेयर है, और लिपिड के दोनों ओर प्रोटीन के लेयर पाए जाते हैं। ये संरचना जो है ये किसने दिया, रॉबर्टसन ने दिया। और इसी संरचना को नाम क्या दिया गया, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ये है आपका। इन्होंने ये बताया कि जो कोशिका झिल्ली होती है वह कुछ इस प्रकार की ही होती है। जो उसका संरचना होता है वो ऐसे होता, 75 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है, और इस तरह से व्यवस्था होती है केमिकल्स की उसमें। अब दूसरा जो इससे संबंधित संरचना है वह कौन सा है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। इसको बना लीजिएगा, आप लोग पास कर लीजिएगा, पास करके कॉपी में बना लीजिएगा। और जो बता रहे हैं इसके संदर्भ में सारी चीजें लिखते जाइएगा कॉपी में। अब दूसरा जो मॉडल है, दूसरा मॉडल है आपका फ्लूइड मोजाइक मॉडल। दूसरा मॉडल है आपका फ्लूइड मोजाइक मॉडल। इसे किसने दिया है, सिंगर और निकोलसन ने दिया है। इन्होंने क्या बताया, सिंगर और निकोलसन ने क्या बताया कि ये जो बाकी बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन इन्होंने नहीं किया, सिंगर और निकोलसन ने बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं किया, बल्कि इन्होंने भी किया क्या, इन्होंने भी यही बताया कि जो ये बना हुआ है तब जो संरचना है, तो संरचना की मोटाई तो 75 एंगस्ट्रॉम में तो मान ही ली गई, लेकिन केमिकल जो स्ट्रक्चर है, जो व्यवस्था है, कि रॉबर्टसन ने कहा कि 35 एंगस्ट्रॉम का द्वि स्तर होता है लिपिड का बीच में, और दोनों स्तर 20 दोनों तरफ 20 एंगस्ट्रॉम का प्रोटीन होता है। लेकिन ये क्या हुआ, इस तरह से लीनियर क्रम में, एकदम लीनियर क्रम में, रेखित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं सारी चीजें। लेकिन ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल के तहत सिंगर और निकोलसन ने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। लिपिड और प्रोटीन होते हैं, उसमें लिपिड भी होता है और प्रोटीन भी होता है। प्रोटीन चूंकि ग्लाइको प्रोटीन होता है और लिपिड ग्लाइको लिपिड होते हैं, फास्फोलिपिड होते हैं और ग्लाइको प्रोटीन होता है। तो ये जो होते हैं कैसे व्यवस्थित होते हैं, तो इन्होंने कहा कि जो प्रोटीन है आपका, ये जो प्रोटीन का लेयर है
ये प्रोटीन जो दोनों तरफ है था, बीच में लिपिड था, तो ऐसे नहीं है। ये प्रोटीन लिपिड में तैरते रहता है। ऐसे ही जैसे घर में मोज़ेक लगता है तो आप लोग देखते हैं कि पूरा फर्श तो रंगीन है और एक एक ऐसे जैसे मार्बल का छोटा छोटा टुकड़ा उसको तोड़ दिया गया हो और तोड़ करके एक तो यहाँ एक वहाँ एक वहाँ ऐसे ऐसे करके चारों तरफ बिछा दिया गया हो, उसी को मोज़ेक कहते हैं ना। घर में मोज़ेक लगा है तो मोज़ेक जो है उसी तरीके से इसने कहा कि ऐसे नहीं है कि एकदम लीनियर क्रम में टाइल के तरह व्यवस्थित है, टाइल के तरह नहीं लगा है, बल्कि मोज़ेक के तरह होते हैं। जो लिपिड का तरल लेयर है, उस लिपिड के तरल लेयर पे मान लीजिए ये लिपिड का आपका तरल लेयर है, तो इस लिपिड के तरल लेयर पे कुछ प्रोटीन जो है, कुछ प्रोटीन तो बाहर के तरफ होंगे, कुछ प्रोटीन बाहर के तरफ होंगे, लेकिन वहीं पर कुछ प्रोटीन ऐसे होंगे, कुछ प्रोटीन ऐसे होंगे जो उसके अंदर, उस लिपिड के अंदर ऐसे तैरते हुए आपको मिल जाएंगे, लिपिड के अंदर तैरते हुए मिल जाएंगे। ये लिपिड का लेयर है, तो इसमें ये कहा गया कि कुछ प्रोटीन अंदर के तरफ होते हैं और कुछ प्रोटीन बाहर के। तो जो बाहर प्रोटीन होते हैं इनको हिंदी में क्या कहा जाता है? परिधीय प्रोटीन। और जो अंदर की तरफ है इन्हें क्या कहा जाता है? अंतर्द्रव्यी प्रोटीन कह सकते हैं। अंग्रेजी में इसका नाम याद रखिएगा, समाकर प्रोटीन, हिंदी में समाकर प्रोटीन। तो इसे परिधीय प्रोटीन और ये समाकर प्रोटीन, अंग्रेजी में कहते हैं इसे एक्सट्रिंसिक और इसे क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो ये कैसा है आपका? इंट्रिंसिक प्रोटीन है, इंट्रिंसिक प्रोटीन है जो अंदर की तरफ है। हिंदी में कह सकते हैं इसे समाकर प्रोटीन, समाकर प्रोटीन कह सकते हैं। और ये जो लेयर है ये आपका बाहर वाला जो है ये किसे क्या कह सकते हैं? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, या इसे कह सकते हैं परिधीय प्रोटीन, परिधीय प्रोटीन। प्रोटीन के ऊपर जो लेयर होता है, प्रोटीन के ऊपर चेन होता है, वो किसका होता है? ग्लाइको प्रोटीन का होता है। और लिपिड के ऊपर जो चेन होती है वो किसकी होती है? फास्फोलिपिड होता है। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर दिया किसने? सिंगर एंड निकोलसन ने। तो सिंगर एंड निकोलसन ने क्या कहा कि जो लिपिड है वह लिपिड, चूंकि बीच में लिपिड की स्तर, रॉबर्टसन ने कहा बीच में स्तर था, दोनों तरफ प्रोटीन उसको बाकायदे एक रेखित क्रम में व्यवस्थित थे। लेकिन सिंगर एंड निकोलसन ने कहा नहीं, ऐसी चीजें नहीं है, बल्कि लिपिड जो लिक्विड लेयर है, लिपिड जो लिक्विड है, उस लिपिड में प्रोटीन घूमते रहते हैं, मोज़ेक की भांति बिखरे हुए रहते हैं। तो जो कुछ प्रोटीन अंदर होते हैं, कुछ प्रोटीन बाहर की तरफ होते हैं। तो जो प्रोटीन बाहर की तरफ है उन्हें परिधीय प्रोटीन या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, जो प्रोटीन लिपिड में अंदर की तरफ है उन्हें समाकर प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन के ऊपर जो चेन होती है, प्रोटीन मुख्यतः बना होता है किसका? ग्लाइकोप्रोटीन का। और लिपिड मुख्यतः बना होता है फास्फोलिपिड का। तो इन्होंने भी यही कहा कि लेयर तो दो चीजें तो हैं, लेकिन दोनों चीजें कैसी हैं? ये एक तरफ तैर रही हैं, इसलिए इसे फ्लूइड कहा गया, तरल मोज़ेक मॉडल। इसे फ्लूइड यानी कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल अंग्रेजी में, हिंदी में तरल मोज़ेक मॉडल। तरल मोज़ेक मॉडल हिंदी में ही लिखा जाता है।
तो क्या तरल मोज़ेक संरचना भी कह सकते हैं। तो चूंकि तैर रहा है इसलिए कि कौन सा तैर रहा है, किस पे, लिपिड पे। कौन तैर रहा है, प्रोटीन तैर रहा है, तो इसलिए से फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये दो मॉडल प्रस्तुत किए गए थे किसके संदर्भ में, आपके सेल मेम्ब्रेन के संदर्भ में। अब क्या है कि सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है, सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है। दोनों मॉडल आपके हो गए। अब मॉडल के बाद क्या है, फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। यानी कि सेल मेम्ब्रेन का कार्य क्या होता है। तो फंक्शन की बात करेंगे। कोशिका झिल्ली के कार्य। तो अगर कार्य की बात किया जाए तो कार्य में पहले ही बता दिए है कि ये कैसा है, अर्धपारगम्य झिल्ली है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब कि कुछ चीजों को चयनात्मक, इसमें कैसा होता है, चयनात्मक पुनरावशोषण होता है। तो पहला पॉइंट तो यही है आपका, चयनात्मक पुनरावशोषण होता है। तो चयनात्मक पुनरावशोषण में क्या होता है कि कुछ चीजों को चयन करता है, जिन चीजों की आवश्यकता होती है सेल को, उनको चयन करके अंदर की तरफ लेता है, और जिनको आवश्यकता नहीं होती है उनको अपने तरफ नहीं लेता है। तो इसे चयनात्मक पुनरावशोषण कहते हैं। तो इसका काम करता है ये कोशिका झिल्ली करता है। फिर दूसरी चीज क्या है कि दूसरी चीज कि जो तंत्रिका आवेग है, आवेग का मतलब कि जैसे कि हमने चाय में हाथ डाला, चाय में जलन महसूस होती है कि स्किन पे जल रहा है, बर्फ को छुआ तो ठंडा महसूस होता है, कोई थप्पड़ मारा तो चोट लगता है। तो ये सब जो सेंस है, जो आवेग है, जो सेंस को हम लोग फील करते हैं, ये फीलिंग भी जो होती है वो फीलिंग कहाँ से आती है, सेल मेम्ब्रेन जो है, इसी सेल मेम्ब्रेन से होते हुए हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है। और आवेगों का संचरण जो होता है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ही होता है। तो उसमें भी ये काम करता है आपका ये सेल मेम्ब्रेन। और क्या है कि जो ये कोशिका है, तो कोई भी कोशिका है, मान लीजिए जो सेल है आपका, एक सेल है, तो ये सेल जो है, तो ये आपका सेल मेम्ब्रेन है। सपोज करिए ये सेल मेम्ब्रेन है। तो इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, सारे कोशिकांग किसी में स्थित है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, जेनेटिक मटेरियल, सब कुछ। तो इनको क्या करता है, ये सुरक्षा भी प्रदान करता है, यानी कि रक्षा भी करता है। ये सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, सबकी रक्षा करता है, सबको बांधे रखता है। ये नहीं रहते तो सब क्या रहते, बिखर जाता ना, माइटोकॉन्ड्रिया कहीं और रहता, राइबोसोम कहीं और घूमता, न्यूक्लियस कहीं और रहता, बॉडी में किसी का स्थान नहीं रहता। तो ये सबको क्या करता है, बांधे भी रखता है। सेल मेम्ब्रेन सबको बांधे भी रखता है, यानी सबकी सुरक्षा भी प्रदान करता है। तो ये जीवद्रव्य की सुरक्षा भी करता है। इसके अंदर जीवद्रव्य स्थित होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही जीवद्रव्य भी स्थित होता है। तो ये आपका फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन का। तो इसके बाद हम लोग सेल मेम्ब्रेन ये फिनिश हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पौधे में एक और चीज आपका बाकी रह गया है, प्लास्टिड, यानी कि लवक। तो 11th में इसके बाद हम लोग लवक पढ़ेंगे। लवक के बाद फिर हम लोग आ जाएंगे उस पर माइटोकॉन्ड्रिया, फिर गोल्गी बॉडी, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको पढ़ करके हम लोग जल्दी जल्दी इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। तो ये आपका है सेल मेम्ब्रेन। आज पढ़ लिया हम लोग। सेल मेम्ब्रेन को बायो मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन को बायो मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन है क्योंकि न्यूट्रिएंट्स, आवेगों का संचरण इसी मेम्ब्रेन के द्वारा ही होता है। तो ये सारी चीजें आपको बता दी गई। अब ये क्या कीजिएगा, जो लेक्चर्स बताए हैं आप लोगों को, ये वो चीजें आप लोग लिखिएगा, अपने कॉपी में, नोट्स में लिख लीजिएगा। फिगर्स जैसे भी बताए जाते हैं सारे फिगर्स भी बना लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ये आप लोगों का समझ लीजिए कि होमवर्क रहेगा। थैंक्स।